साल 2006 की बात है। नागवेणी नाम की एक अमीर महिला जिसकी कोई संतान नहीं थी, वो एक मंदिर में जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है जयम्मा से। जयम्मा उस औरत को कहती है, संतान हो जाएगी, बस हमें एक छोटी सी पूजा करनी होगी, तुम मुझसे आकर मेरे होटल में मिल लेना। और हाँ, मंडल पूजा के लिए अपने सबसे महंगे कपड़े पहनना, आभूषणों से सज धज कर आना। नागवेणी के अंदर मां बनने की उम्मीद फिर से जाग उठी। लेकिन जब नागवेणी जयम्मा की बुलाए होटल में पहुंचती है, तो उसके कुछ ही घंटों बाद होटल वाले पुलिस को फोन करते हैं और बताते हैं कि होटल के कमरे में एक लाश मिली है। लाश के शरीर पर कोई निशान नहीं थे, कोई चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं आई। तो आखिर ये महिला जिसको मारा गया था, वो कौन थी और इस महिला को कैसे और किसने मौत के घाट उतारा था? नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। जुर्मोस्कोप के इस एपिसोड में बात करेंगे भारत की पहली महिला सीरियल किलर के बारे में, जिसने लग्जरी लाइफ जीने के लिए ऐसे जहर का इस्तेमाल किया कि पुलिस के भी होश उड़ गए। साल 1970 के कर्नाटक के कगलीपुरा गांव में एक गरीब परिवार में डी कंपम्मा का जन्म होता है। घर के आर्थिक हालात ने छोटी सी इस बच्ची को बड़े होते होते बार बार गरीबी का एहसास दिलाया। छोटी सी ही उम्र में परिवार वालों ने उसकी शादी भी कर दी। उसे लगा कि उसके बाद शायद अब उसका जीवन बदल जाएगा, लेकिन उसका पति भी टेलर था, ज्यादा कमाई नहीं थी। अकेले पति पत्नी का फिर भी कुछ हद तक गुजारा हो रहा था। लेकिन वक्त के साथ परिवार बढ़ा और कंपम्मा के 3 बच्चे हुए। जिंदगी यूं ही गुजरती जा रही थी। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बेजार थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसे फिल्मों का शौक था। वो फिल्मों में काम करना चाहती थी, हीरोइन बनने का सपना देखती थी। लेकिन भला एक गरीब परिवार के लिए इन सपनों की कीमत क्या थी? अब कुछ सालों बाद कंपम्मा ने सोचा कि वो भी कोई काम करे, तो उसने एक अमीर घर में नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया। रोज वो इस घर में जाती, काम करती, लेकिन उसकी निगाहें रहती उस घर में, वहाँ पड़े लग्जरी सामान पर। अपने सपनों को सच करने के बारे में वहाँ वो सोचती। धीरे धीरे उसने यहाँ से सामान चोरी करना शुरू कर दिया। एक दो घर में और वो नौकरानी का काम करने लगी और ऐसे ही अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को चोरी के जरिए पूरी करने लगी। लेकिन छोटी मोटी चोरी करते करते उसे लगा कि इससे तो कुछ नहीं होने वाला। तो उसने फिर एक और आइडिया सोचा और अपने पति से कहा कि चलो चिटफंड का बिजनेस खोलते हैं। अब उसका पति गरीब, वो मुकर गया, लेकिन बाद में उसने अपनी पत्नी की बात मान ली। उसने अपने प्लान को अमली जामा पहनाते हुए ये काम शुरू कर दिया। अब छोटी रकम जमा कर कंपम्मा बड़े सपने दिखाने लगी और लोगों से कहती कि आप पैसे जमा करो, आपका फायदा होगा। उसकी बातों में लोग आने लगे। नतीजा ये हुआ कि बहुत जल्द उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली। घर में सब कुछ सही चल रहा था। अब कंपम्मा का पति भी काफ़ी खुश था, क्योंकि पहले वो इस काम के लिए मना कर रहा था, लेकिन घर में अब पैसे आने लगे। हालांकि उसकी ये खुशी काफ़ी शॉर्ट टर्म थी। 1998 में उसकी चिट फंड कंपनी का दिवाला निकल गया। लेकिन जो भी पैसा कंपम्मा ने जमा किया था, वो सब कुछ खर्च कर चुकी थी। अब लोग अपने पैसे वापस लेने उसके घर पर आने लगे, जिसके चलते रोज कंपम्मा का अपने पति के साथ झगड़ा होता। एक दिन बात हाथापाई तक पहुंच गई और पति ने उसे घर से ही निकाल दिया। बेघर कंपम्मा क्या करती, और वो भी तब जब अमीर बनने का भूत उसके सिर पर अभी भी सवार था। उसने बिना सोचे समझे किसी न किसी तरह से लोगों से पैसे ऐंठना शुरू किया। कहीं एक दो जगह नौकरी भी की, फिर अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े लिए और एक अमीर महिला की तरह खुद को बना लिया। इसके बाद कंपम्मा ने एक अमीर महिला को चिटफंड की स्कीम की जानकारी देने के नाम पर बेंगलुरु के बाहरी इलाके में एक मंदिर में बुलाया। पहले वो उसे चिटफंड के बारे में समझाने लगी,
जो दूसरी अमीर महिला, उसको लगा कि भाई देखने में तो ये महिला ठीक ठाक लग रही है, वो भी उसकी बातों में आने लगी। लेकिन इधर उधर की बातों में लगाकर कंपम्मा ने उस अमीर औरत को प्रसाद दे दिया। प्रसाद खाने के बाद उस महिला को चंद सेकंड्स लगे और वो वहीं गिर गई। कातिल कंपम्मा मौके से फरार हो गई। किसी ने वहां महिला की लाश देखकर पुलिस को खबर की। मंदिर में लाश की बात सुनकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई, भीड़ वहां जमा हो गई। पुलिस मौके पर आई और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। अब पुलिस रिपोर्ट का इंतजार कर ही रही थी। करीब 4 दिन बाद उस महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिली तो अधिकारी हैरान रह गए। असल में उस महिला की मौत का सबसे बड़ा कारण था वो खतरनाक जहर जो कंपम्मा ने उसे दिया था। ये जहर था साइनाइड। कंपम्मा ने उस महिला को प्रसाद में मिलाकर ये जहर दिया था। इस कत्ल के बाद उसे ढूंढने की पुलिस ने तमाम कोशिश की, लेकिन कोई पता नहीं लगा। और अगले 7 साल बीत गए, लेकिन कंपम्मा अंडरग्राउंड रही। साल 2006 की बारी आई, जब पुलिस को एक जानकारी मिलती है कि एक होटल के कमरे में किसी महिला की लाश पड़ी है। पुलिस फौरन होटल जा पहुंची, जहां एक कमरे में बेड पर महिला का शव पड़ा था। पुलिस को होटल के रजिस्टर से पता चलता है कि मरने वाली महिला का नाम नागवेणी था। वही नागवेणी जिसका जिक्र हमने कहानी की शुरुआत में किया था, जिसकी चाह थी मां बनने की, लेकिन उसे बुलाया जयम्मा ने और उसके बाद मिली नागवेणी की लाश। जब नागवेणी का पोस्टमार्टम हुआ तो पता लगा उसे भी साइनाइड ही दिया गया था। पुलिस समझ गई जयम्मा वही कंपम्मा है जो लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ बना रही है। इस कत्ल के 7 महीने बीते, एक और वारदात होती है और फिर एक और। एक नहीं, 2 नहीं, कई मामले ऐसे ही मंदिरों से सामने आते हैं। मंदिर, जयम्मा और साइनाइड का कनेक्शन अब सबको समझ आ रहा था। कई साल बीत गए, लेकिन अब भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई थी। अब आई बारी साल 2012 की, जब किसी ने पुलिस को ये बता दिया कि एक महिला गहने बेचने के लिए सुनार की दुकान पर गई है। पुलिस ने बिना देर किए उस दुकान पर दबिश दी और उस महिला को गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार पता लग गया कि यही वो कंपम्मा थी जिसने कई महिलाओं को साइनाइड देकर मार दिया था। उस जहर के बाद उसने उन महिलाओं के गहने चुराए और वही गहने वो बेचने के लिए आई थी। पकड़े जाने से पहले इस जयम्मा ने एक वारदात को अंजाम दिया था। बेंगलुरु में उसने एक वारदात के बाद जो गहने लूटे थे, फिलहाल वो उन्हीं गहनों को बेच रही थी और आखिरकार रंगे हाथों पकड़ी गई। कंपम्मा के बयान और उससे मिले सुरागों की छानबीन के दौरान पुलिस ने आधा दर्जन कत्ल के मामलों की कड़ियां तो जोड़ ली, लेकिन कई मामले ऐसे थे जिनमें पुलिस लंबे वक्त तक सबूत और सुराग तलाशती रही। इस मामले का खुलासा होने के बाद कंपम्मा का नाम साइनाइड मलिका पड़ गया। केस डायरी हो या अदालती दस्तावेज, सभी जगह उसका यही नाम दर्ज हो चुका था। कई मामलों में पुलिस को इसीलिए भी कंपम्मा के बारे में पता नहीं लगा क्योंकि जो मरा उसके घर वालों ने पुलिस में कंप्लेंट ही नहीं कराई। ना तो शरीर पर कोई चोट के निशान होते, ना ही कोई और दिक्कत होती, बस कोई इंसान मर गया होता जैसे उसे अटैक आया हो। ऐसे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि मलिका सबको साइनाइड दे रही थी। जांच में पता लगा कि साइनाइड मलिका ने 1999 में बेंगलुरु के बाहरी इलाके में रहने वाली 30 साल की अमीर महिला को निशाना बनाया। 59 वर्षीय महिला जो अपने लापता लड़के का पता लगाना चाहती थी, उसे मारा। एक महिला को आस्था से छुटकारा दिलाने के नाम पर मारा। वो हर एक हत्या करने के बाद अपनी पहचान बदल लेती। साल 2000 में उसे एक घर से कीमती सामान चोरी करने के प्रयास के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। कंपम्मा को वहां एक समारोह आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन महिला चिल्लाई और उसके रिश्तेदारों ने उसे
बचा लिया। उस मामले में कहा जाता है कि उसे छोटी मोटी सजा हुई थी, लेकिन वो महीनों बाद जेल से बाहर आ गई। पुलिस ने कोर्ट में इस मामले की चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने पूरे मामले को सुना और समझा, फिर इस नतीजे पर पहुंची कि ऐसे सीरियल किलर को समाज में खुला छोड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसे अपराधी के लिए सिर्फ एक ही सजा है और वो है सजाए मौत। अदालत का कहना था, ऐसा सीरियल किलर इससे पहले कभी भारत में नहीं देखा गया। सीरियल किलर कंपम्मा ने कोर्ट में अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा था कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उसे 2012 में मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। वो बेंगलुरु की पारापन्ना जेल में बंद है। और ऐसे खत्म होती है साइनाइड मल्लिका की कहानी। फिलहाल के लिए जुर्मोस्कोप के इस एपिसोड में इतना ही।